Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss sample paper 2022 inorganic chemistry for BSc third year students. BSc वाले सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें कुछ, क्योंकि फर्स्ट टाइम श्रीदेव सुमन का ईयरली वाला एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ सैम्पल पेपर तैयार करे जाएं और बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए। तो उस सैम्पल पेपर में जैसा पेपर का फॉर्मेट है मैं उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि 1 मार्क्स के आपके 12 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर आना है, जिसमें से आपके पास 6 जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 10 आएंगे, आपको सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने आएंगे आपके पास 7। तो यहाँ पे आपको पास ऑप्शन है 4 क्वेश्चन छोड़ने का और यहाँ 3 क्वेश्चन छोड़ने के, लेकिन जो 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे के सारे करने हैं। तो 1 मार्क्स के लिए आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, सारी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। बाकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो में बताया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो अभी फ़िलहाल मैं इस पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, शायद हम इस वाले पार्ट में 1 मार्क्स वाले ही क्वेश्चंस डिस्कस करें, सेकंड पार्ट में हम इसके 3 मार्क्स वाले और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बीएससी थर्ड ईयर का पेपर ले रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हमारा सबसे पहला मेरा जो मैं बताऊंगा यहाँ पे जो जितने क्वेश्चंस लिखे हैं उन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी कोशिश करूँगा समझाने की। अगर आपको कोई डाउट होता है तो लिख करके भेज दें, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर लेंगे। बाकी आओ सीखें। तो सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में डेल ओ और डेल टी के बीच इक्वल टू डेल ओ इज इक्वल टू फिलअप है और डेल टी, ब्लैंक स्पेस को भरना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो ये आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाली केमिस्ट्री है उस वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ डेलो और डेल टी होता क्या है, ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आपके पास डी ऑर्बिटल होते हैं 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। जब लिगेंड इस पर अप्रोच करता है तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो 3 ऑर्बिटल एक साथ और 2 ऑर्बिटल एक साथ होते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में से कहते हैं आपका T2G ट्रिपलेट, 3 ऑर्बिटल एक साथ हैं, और 2 ऑर्बिटल एक साथ होते हैं तो डबलेट। इस एनर्जी डिफरेंस को कहते हैं डेलो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यही काम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है तो लिगेंड जो है वो आपके एक्सिस वाले ऑर्बिटल से प्लेन वाले ऑर्बिटल से अप्रोच करता है, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल प्लेन में होते हैं और रिपल्शन के कारण 3 ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम, Eg नीचे T2G ऊपर। तो इनके बीच का जो गैप आता है ये आता है डेल टी। लेकिन जब एनर्जी को कैलकुलेट किया गया तो ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, T2G ऊपर, T2G नीचे, Eg ऊपर, और टेट्राहेड्रल में Eg नीचे और T2G ऊपर। तो ये जो गैप देखा गया है इनके बीच का डेल टी और इनके बीच का डेल ओ, तो इनके बीच ये रिलेशनशिप आता है कि ये गैप से ये दोगुना होता है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता है। तो इनके बीच जो रिलेशनशिप आता है वो आता है डेल ओ इज इक्वल टू 9/4 डेल टी। 9/4 करूँ तो 4 2 8 होता है, 2 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट दुगना होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9/4 इंटू डेल टी। होप आपको समझ में आया होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी टेट्राहेड्रल की एनर्जी से क्या होती है, लगभग दुगनी होती है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव क्या डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसको देखते हैं। तो होप फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले पे जाते हैं। नेक्स्ट आंसर नंबर 2, NiCl4 2 नेगेटिव, सॉरी हाँ, ये पूछ रहा है कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, कैसा है वो हम खोल के देखेंगे इसे। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रल एटम निकिल भैया का। तो क्लोरीन बहन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -1 इंटू 4 -4 इक्वल टू कितना चार्ज है, -2। तो सॉल्व करोगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। और निकिल का एटमिक नंबर कितना होता है, 28। क्या आएगा बताओ, 4s2 और 3d 8, और 4s2 3d 8 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि 2 आया है तो इसका मतलब निकिल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। तो निकिल के लिए क्या कर देंगे, 4s0 और 3d 8। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और किसी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या तो नंबर ऑफ लिगेंड 4 का खेल चलता है या जनरली 6 का चलता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो sp1 p2 p3
जिससे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अगर इस लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो DsP1P2 तो स्क्वायर प्लेनर बनेंगे। फिलहाल ये कुछ भी बने, लेकिन हमें पता है या तो sp3 आएगा या DsP2, क्योंकि 4s ऑर्बिटल है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा, लेकिन मुझे p तक की ज़रूरत पड़ेगी, या तो sp3 या DsP1P2 तक ही, इसलिए हमें और d दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आपके पास d ऑर्बिटल ये वाला जो है, एक s का और एक p का, d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। क्योंकि आपके पास ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो वो पेयरिंग कराते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीक फील्ड है तो बाहर से कनेक्ट होते हैं, और बाहर से कनेक्ट होंगे तो कितने लिगेंड जुड़ने? 4। सब ने अपने अपने लोन पेयर डाले, Cl ने, दूसरे Cl ने, तीसरे Cl ने और चौथे Cl ने, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3। sp3 के बेसिस पर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ, इसी से आप 2-3 टॉपिक्स कैसे कवर कर सकते हो उसे समझते हैं। तो क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बाहर से क्यों जुड़ा, अंदर से क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड याद रखने के लिए ट्रिक ध्यान रख सकते हो, एक्सोन, हेलोजन, OH और H2O, ये जनरली वीक फील्ड होते हैं। जिन लिगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन आता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड होते तो पेयरिंग कराते हैं, अंदर से जुड़ते तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, उन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि बाहर से जुड़े हैं तो इन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। और ये कैसा कंपाउंड है? बाहर से जुड़ा है, एक तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक क्वेश्चन का जवाब अगर पूछा होता तो। दूसरा क्या है? ये आपका बाहर से जुड़ा है तो हाई स्पिन। तीसरी चीज, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और इसका कलर प्रॉपर्टी पूछता तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? कलरफुल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं तो कलरलेस। तो ये कंपाउंड कलरफुल भी हो जाता अगर पूछा होता तो। मैं एक ही क्वेश्चन से मैं 3-4 टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको पता चल गया होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है इसकी, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ क्या पूछा है कि क्या ये डायमैग्नेटिक है, तो फॉल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा होता तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली √n+2 अंडर रूट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। और मैंने कहा था जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 सॉल्व कर लेना, 4 × 2 = 8, और 8 का अंडर रूट जब सॉल्व करेंगे तो 2.8। मैं मैग्नेटिक मोमेंट पे अगर 1 अनपेयर आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 आता है, 2 अनपेयर होते हैं तो 2.8, 3 अनपेयर्ड होते हैं तो 3.8, 4 होते हैं तो 4.9, 5 होते हैं तो 5.9। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 5 ही अनपेयर हो सकते हैं और सबको कैलकुलेट करके बताया गया है। खैर, उसने आपका जो क्वेश्चन था कि ये कैसे नेचर का है, तो ये कैसे नेचर का है? पैरामैग्नेटिक नेचर का है, डायमैग्नेटिक नहीं है। तो फॉल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ आया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ, या कॉपी पन्ने पकड़ के बैठ जाएं, कॉपी पेन लेकर के बैठें और साथ साथ लिखते रहें। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है VH2O का होल 6 इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स वाले स्टेबिलिटी वाली यूनिट का क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं VH2O का होल 6 + 3। आपको चेक करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 6 0 = कितना चार्ज है? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 3। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23। तो कितना आएगा? 4s2 3d3। ऑक्सीडेशन नंबर जब 3 है तो क्या आएगा बताओ? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s0 और 3d से एक इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो 3d2। 4s से तो 4p ऑर्बिटल भी होगा भले से इलेक्ट्रॉन ना हो, 4d भी होगा भले से इलेक्ट्रॉन ना हो। अभी हम यहाँ पे कुछ समझते हैं। यहाँ पे वैसे तो 4d ऑर्बिटल भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए था, बट अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो इस कॉम्प्लेक्स से मुलाकात कर चुका हूँ, आप लोगों की मुलाकात बाकी है। तो 4d की ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। अभी देखते हैं d में कितने ऑर्बिटल है, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि वैसे तो ये H2O एक वीक फील्ड होता है, बाहर से जुड़ना चाहिए, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अंदर से जुड़ना चाहिए। वैसे तो क्योंकि ये पेयरिंग कराना चाहिए, या क्योंकि वीक फील्ड है तो बाहर से जुड़ जाना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, तो पेयरिंग कराने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। कितने लिगेंड जुड़ने हैं? 6। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6। लिगेंड वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सारे H2O ने अपने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके ऑर्बिटल में डाले? d ऑर्बिटल में डाले। तो क्या आएगा आपके पास, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? D2sp3। अब D2sp3 है तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। sp3 D2 में भी और D2sp3 दोनों ही केस में क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। लेकिन देखा जाए तो ये अंदर से जुड़ा है। तो मैंने आपको लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी समझाते हैं उनमें आपको दो बात चलती है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर लेबाइल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर इनर्ट इन नेचर। आउटर ऑर्बिटल लेबाइल होते हैं, इनर ऑर्बिटल इनर्ट होते हैं। क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल है, अंदर से जुड़ रहा है, तो इसे इनर्ट होना चाहिए था, बट इसीलिए ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। इनर ऑर्बिटल होने के बावजूद भी इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में इनर ऑर्बिटल होने के बावजूद भी अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल बचती है तो इनर ऑर्बिटल होने के बावजूद भी वो कैसा कंपाउंड कहलाएगा? क्योंकि ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशली पूछा जाता है, इसीलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनर्ट होना चाहिए था, अंदर से जुड़ा था, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बाद इनर्ट होना चाहिए था, बट वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये कैसा है? लेबाइल है। इतना याद रखोगे। दूसरी एक बात और, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ से क्यों नहीं जोड़ा? क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ से क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो हमें अच्छे से पता है या तो sp3d2 आएगा या d2sp3 आएगा। d3sp कुछ ऐसा हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखा है, तो इसलिए आप यहीं से जोड़ोगे, यहाँ से पेयरिंग या यहाँ से लिगेंड को ऑपरेट नहीं करोगे, लिगेंड को एंटर नहीं करोगे। तो इतना आप ध्यान रख लोगे, तो होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है कि इनर ऑर्बिटल था, इनर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड कहलाता है? लेबाइल। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हम आपके 3 क्वेश्चन तक बात कर चुके हैं, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ सीखें। क्वेश्चन नंबर 4। बाकी किसी टॉपिक में कभी डाउट हो तो बोलते रहें, साथ में कमेंट करके बता देना, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। ठीक है। आंसर नंबर 4, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वैसे तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, सिंपल, आसान और जो सही तरीका है। कई बार आपके पास ऑप्शन से भी लग जाएगा। वो जब आपको ज़्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देगा तो 4 ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, या ट्रू फॉल्स या फिलअप में भी दे सकता है। वो आधे आधे क्वेश्चन इस तरीके से बांटता है। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे तब तो बहुत आसानी से लग जाएगा, लेकिन नहीं भी हो तो भी हम सारे क्वेश्चंस बिना ऑप्शंस के लगा रहे हैं। तो आओ सीखें। अभी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो अभी मैंने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताया था, लेकिन आप एक चीज़ सीखो। जब कभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, तो sp3d2 या d2sp3 दोनों ही केस में ज्योमेट्री कैसी बनती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा? ऑक्टाहेड्रल। x H2O न्यूट्रल लिगेंड 0 × 6 0 इक्वल टू कितना चार्ज है? 2। अब Fe का जो है एटॉमिक नंबर होता है 26, 4s 2 और 3d 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देंगे, 4s 0 और 3d 6। 3d 6 है तो आपके पास क्या होगा बताओ? 4s है तो 4p भी होगा, भले से उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। अब d6 सिस्टम है और 4s है तो 4p भी है, 4d भी होगा। d में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 6, और s 3 p के और 5 d के डब्बे बनाएंगे, ऑर्बिटल्स प्रिपेयर कर लेंगे। अब आपके पास जो d में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये बताओ कि ये लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। और जब लिगेंड वीक फील्ड होता है तो बाहर से जुड़ते हैं, आउटर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, OH H2O और हेलोजन कैसे होते हैं? वीक फील्ड, तो बाहर से जुड़ते हैं। तो 6 लिगेंड ने अपने अपने लोन पेयर डाले, सब ने अपने अपने लोन पेयर डाले, sp3d2, तो 6H2O जुड़ गए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3d2, एंड ज्योमेट्री विल बी
ऑक्टाहेड्रल, उसने आपसे ज्योमेट्री वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपके पास, मैं तुम्हें सही बताऊं तो सबसे पहले तो ये समझो कि किसी भी एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता ही कहाँ से। मैग्नेटिक फील्ड आने का जो बेसिक रीज़न होता है वो होता है कि कोई भी एटम है उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन है तो वो दो तरीके से मोशन करते हैं, एक तो ऑर्बिट मोशन और एक स्पिन में मोशन करता है। तो जब वो मोशन करता है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है और जब घूमेगा फिरेगा मजे लेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो किसी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ने घूम घूम करके जितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है वो एक तो ऑर्बिट मोशन के कारण, जिसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से प्रेजेंट करते हैं, और स्पिन मोशन के कारण जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम से आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का असली फॉर्मूला होता है 4s+1 प्लस l+1। ये है असली फॉर्मूला, स्पिन की वजह से और ऑर्बिट की वजह से। ऑर्बिट को कैसे दिखाते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम इससे दिखाएंगे तो S और L कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो या फिर हम जब कभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ाया था, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, ये वाला फॉर्मूला। एक्चुअली ये यहीं से ही आता है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर किसी कंपाउंड में L पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना सा रह जाएगा। और इस S का मतलब क्या है, स्पिन। अगर 1 एम्पेयर है तो स्पिन क्या होगा 1/2, 2 होंगे तो 2/2, 3 होंगे तो 3/2, 4 एम्पेयर होंगे तो 4/2, 5 एम्पेयर होंगे तो 5/2 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके स्पिन n/2 जनरली आता है। अगर एम्पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है तो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 आ रहा है। तो अगर एम्पेयर इलेक्ट्रॉन n है, n, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, बताना, 4n/2 n/2 + 1। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा बताओ, n/2 तो ये हो गया, n/2 एलसीएम ले लेंगे तो n + 2/2, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, √nn + 2 आ जाएगा। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है। आया कहाँ से, यहीं से आया है। अब सवाल ये होता है कि कब ऑर्बिट कंट्रीब्यूट करेगा और कब ऑर्बिट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको तो लिया नहीं था, तभी तो ये फॉर्मूला प्रिपेयर हुआ है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको सिस्टम पहचानना है। कौन सा सिस्टम है ये, D6 सिस्टम है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकाल दिया आपने 2, तो D6 सिस्टम बना, और नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, तो इतना पक्का है कि ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ऐसे दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन से बताया था। कितने एम्पेयर लिखने, 1 2। अच्छा, ये लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड। वीक फील्ड है तो क्या होता है, हाई स्पिन बनते हैं। क्या बनते हैं, हाई स्पिन। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 हो गए तो 4 एम्पेयर ऐसे में भी आ रहे थे, 4 एम्पेयर ऐसे में भी आ रहे थे। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि आपके पास सबसे पहले ये T2G है और ये है EG। T2G को चेक करना है, ट्रिपलेट वाले T2G को चेक करना है। अगर T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, अनसिमेट्रिकली का क्या मतलब है, देखो, या तो ये खाली हो सारे डब्बे, या ये आधे भरे हुए हों, या ये पूरे भरे हुए हों। अगर T2G पूरे आधे भी ना भरे हों, पूरे भी ना भरे हो, खाली भी ना पड़े हों, जैसे यहाँ पर क्या है, एक में 2 हैं बाकी में ऐसे हैं, तो ये है अनसिमेट्रिकली फिल्ड। EG को भूल जाओ। T2G अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, जैसे यहाँ पर अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इस स्थिति में आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज कुछ भी बात हो तो आपका सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाले का मतलब सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इतना ध्यान रह जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, T2G अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। अब आपको इस फॉर्मूले के लिए क्या करना है, S भी चाहिए और L भी चाहिए। तो S और L कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ सीखें। तो आपके पास जब ये सिस्टम बनाया आपने, स्ट्रक्चर वगैरह, तो यहाँ पर देखो जब D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर L 0 1 2 3 याद होगा। अगर 0 होता है तो S ऑर्बिटल में होता है, 1 होता है तो P ऑर्बिटल, 2 होता है तो D ऑर्बिटल, 3 होता है तो F ऑर्बिटल में। अभी जो इलेक्ट्रॉन के लिए आप कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, D में। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर लिख दोगे 2 1 0 -1 -2, 2 से -2 तक। अगर P ऑर्बिटल में होता तो 1 से -1 तक लिख लेते। अभी ये लिखा है तो आप S की वैल्यू बताओ कितनी है, हाफ माइनस हाफ, ये तो हो गया 0। सबसे पहले S निकालो, S कितना आया, हाफ
माइनस हाफ 0, हाफ 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 हाफ, 4 एम्पेयर है तो हाफ और हाफ 1, हाफ 3/2 4/2, जो कि कितना आने वाला है s। ऐसे निकालते हैं टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ये तो s की वैल्यू आई। अब l की वैल्यू बताओ कैसे आएगी। इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1 इसकी वजह से 4 और 1 5, और 5 में से 1 माइनस इसके लिए 0 करोगे, 5 प्लस 0 कितना आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है। तो सबको ऐड करते हैं। l की वैल्यू 2 और 2 4 प्लस 1 माइनस 1 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 में से 1 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा ये 4, 4 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 3। तो l की वैल्यू कितनी आई है 3। अब जब 4 की वैल्यू इतनी आ गई तो अब यहाँ पे बताओ 4 एंड s की वैल्यू कितनी लगाओगे 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और प्लस l की वैल्यू बताओ कितनी आई 3, और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो कितना आएगा ये, क्लियर हो गया ये? कोई डाउट है तो पूछो, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ। पॉज कर लेते हैं इसको। सो अभी हम यहाँ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। L की वैल्यू में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, इसके लिए L की वैल्यू 2। अच्छा ये कैसे लिखा है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है 2 1 0 -1 -2। तो आपके पास हम इस L की वैल्यू निकालने के लिए 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 - 1 करेंगे कितना आएगा 4, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा L की वैल्यू 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 प्लस ये कितना आएगा आपके पास 3 2 जा 6, कितना आया √30। अगर √30 आया है तो √30 में आपके पास 30 आ रहे हैं, तो 30 के लिए सॉल्व करोगे तो 30 के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है। तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, 5.23 आंसर आने वाला होगा। तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। डिपेंड करेगा, आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जो भी 5 पॉइंट के आसपास वाला आंसर होगा उसे आप टिक कर लेंगे। यहाँ पे देखो 4 एम्पेयर थे, वैसे तो हमने सिंपली ट्रिक से याद किया था कभी कि 4 एम्पेयर होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है 4.9। तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है कि आपके पास अभी तक आप सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन क्योंकि ऑर्बिट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इतना आएगा। ऐसा क्वेश्चन वो आपसे अलग से भी पूछ सकता है कि इसके पास 4 एम्पेयर हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 आना चाहिए था, लेकिन 5 पॉइंट समथिंग क्यों आ रहा है। तो अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप बोलना क्योंकि उसमें ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन भी कर रहा होगा, इसलिए वो क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है। तो जब कभी भी T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो आपके पास ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन होता है, और ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज कर जाती है। इस बात को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तब तक आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, वो बोल रहा है कि फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो पैरामैग्नेटिज्म में बदल जाता है कब। 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड 4 टाइप के मैग्नेटिज्म, 2 टाइप के होते हैं जनरली, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, उससे पैदा होने वाला मैग्नेटिज्म को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। अगर आपके पास सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं तो डायमैग्नेटिक, उनसे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिज्म कहलाता है। पैरामैग्नेटिज्म के टाइप्स चलते हैं, फेरो, फेरी, एंटीफेरो और फेरी और एंटीफेरोमैग्नेटिज्म, 3 टाइप चलते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहलाता है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ की डायरेक्शन इधर और कुछ की डायरेक्शन इधर हो तो फेरी मैग्नेटिज्म। आधे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड और आधे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड होती है तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो पैरामैग्नेटिज्म के टाइप्स हैं उनका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए जिस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसे CHI, काई या चाई से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशनशिप देखते हैं। तो जब आप पैरामैग्नेटिज्म का ग्राफ बनाते हो तो ऐसा आता है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में, ऐसे नहीं आता, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आता है। इसका क्या मतलब है, इस ग्राफ का मतलब कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है कम हो रहा है, या टेम्परेचर घटा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ये किसका ग्राफ है, पैरामैग्नेटिज्म का ग्राफ है। ये ऐसे ही फेरो के लिए होता है, टेम्परेचर कम करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है
और किसी एक टेम्परेचर पर जाकर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जिस टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ता है उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्या कहते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। और टेम्परेचर कम करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है और किसी एक टेम्परेचर पर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इसे कहते हैं आपका फेरी मैग्नेटिज्म। यह है फेरो का ग्राफ, फेरोमैग्नेटिज्म। तेज़ी से बढ़ जाता है तो ऐसा अगर कहीं पे होता है तो इसे कहते हैं फेरो। और टेम्परेचर कम करने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कम हो जाता है, तो ये जो ग्राफ होता है वो होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसे कहते हैं नील्स टेम्परेचर। क्या कहते हैं? नील्स टेम्परेचर कहते हैं। तो इतना ध्यान रखना होता है। अब उसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, पूरा टॉपिक बता चुका हूँ। अभी हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा? फेरोमैग्नेटिज्म, यहाँ देखो यह है फेरो और यह है पैरा, दोनों एक जैसे कब तक है? जब तक वो क्यूरीज टेम्परेचर पर है। नहीं, क्यूरीज टेम्परेचर इधर कम है ना, टेम्परेचर इधर की तरफ टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर कम है तब तो वो डेविएशन शो कर रहे हैं, ये तो स्ट्रेट में आ रहा है, वो डेविएशन शो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर क्यूरीज टेम्परेचर से ज़्यादा हो जा रहा है तो ये दोनों ग्राफ क्या हो जा रहे हैं? सेम हो जा रहे हैं, सिमिलर हो जा रहे हैं। तो अबव क्यूरीज टेम्परेचर से ऊपर जाने पर, क्यूरीज टेम्परेचर से ऊपर जाने पर अबव क्यूरीज टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिज्म विल बिकम पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म काई में बदल जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म में बदल जाएगा। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आंसर नंबर 6 वाले पे जाते हैं। तो NaCN इज मेन ग्रुप OMC। NaCN क्या मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? पहले तो ये समझ लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। जब भी कोई मेटल एटम डायरेक्ट किसी कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर ये मेटल S या P ब्लॉक का होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट का होता है, तो इन्हें मेन ग्रुप OMC। और अगर ये D ब्लॉक का होता है तो ट्रांजिशन OMC। और अगर ये मेटल F ब्लॉक का होता है तो इन्हें इनर ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस वाले कंपाउंड को ध्यान दूं तो यहाँ पर इस वाले NaCN के एग्जाम्पल को देखूं तो Na जो है वो एल्कली मेटल है, S ब्लॉक का है और डायरेक्ट कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो इसे मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाना चाहिए। बट ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है कि इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का दर्जा नहीं दिया जाता। तो उसने कहा ये मेन ग्रुप OMC है, तो क्या ऑप्शन लगाओगे? फॉल्स। एक ये एक एक्सेप्शन एग्जांपल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। एक और भी है RHPPH3 का होल थ्राइस Cl, इसे कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ये तो मेटल है, ये फॉस्फोरस इससे जुड़ा होता है और ये क्लोरीन इससे जुड़ा होता है। लेकिन इसमें कोई भी मेटल डायरेक्ट कार्बन से कनेक्टेड नहीं होता। और कार्बन जब डायरेक्ट से मेटल से कनेक्टेड नहीं है तो इसे क्या नहीं होना चाहिए? OMC नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक विल्किंसन कैटलिस्ट, इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट, और ये एक वेल नोन OMC है, वेल नोन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्योंकि जब आप इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो वो किसी जगह पर कार्बन से कनेक्ट होता है उस चेन में, सीरीज में, इसलिए इसे OMC माना जाता है। या सिंपली आप याद रखोगे कि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, जबकि उसकी डेफिनेशंस को वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, पर्टिकुलरली पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखोगे। FeCN का होल 6 3 निगेटिव, क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? हाँ या ना, इसे बताना है आपको। तो इसे बताने के लिए सबसे पहले जो मैंने ये लिख लिया है इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाई स्पिन लो स्पिन मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। FeCN का होल 6 3 निगेटिव, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर XCN का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू 6 -6 इज इक्वल टू जितना चार्ज होता है वो लिखते हैं -3। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 3d6। ऑक्सीडेशन नंबर आया है +3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3d5। अब ये d5 है तो 4s है तो 4p भी होंगे, 4d भी होंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो 4d नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे समझते हैं d में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5। अब एक बात बताओ कि ये लिगेंड कैसे लिगेंड है? मैंने कहा था X होंग से हेलोजन OH और H2O और नाइट्रोजन या कार्बन जिन लिगेंड में आते हैं, इसमें तो दोनों ही है। ऐसे लिगेंड जनरली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड की खासियत होती है क्या कराते हैं? पेयरिंग कराते हैं। तो ये पेयरिंग कराएंगे, और क्योंकि ये पेयरिंग कराएंगे तो आपका कैसा बना देंगे?
पेयरिंग और ये, और इसके बाद यहाँ से कितने लिगेंड है इसमें 6, तो सब अपने अपने लोन पेयर डाल के 6 CN अपने अपने लोन पेयर डालेंगे और क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंदर से जुड़ा है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ज्योमेट्री ऑक्टेडल होगी, अंदर से जुड़ा है तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या पूछा था उसने कि क्या ये लो स्पिन है, इनर ऑर्बिटल जो होते हैं वो लो स्पिन होते हैं, आउटर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं, तो ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। द करेक्ट आंसर इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप आपको मैंने अभी ये 7 ही क्वेश्चन बताए हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है ये, तो अभी हमें 5 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, तब जा करके हमारा सेक्शन A कवर हो पाएगा, फर्स्ट सेक्शन कवर हो पाएगा। फिर 3 और 6 अभी हम नेक्स्ट और पार्ट में वीडियो बनाएंगे, सीरीज़ बनाएंगे, फिर उसे कंप्लीट करते हैं। बाकी तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।